जय हिंद बच्चों। चैप्टर 7 जो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में आज हम थोड़ा सा आपको परिचय के रूप में बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं चर्चा के रूप में। आपको प्रमेय 7.1, 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर 7 में प्रमेय हैं सभी प्रमेय का वीडियो जो है कल ही मैं अपलोड करूँगा। सारा प्रमेय का वीडियो एक ही में अपलोड कर दूँगा, लंबा वीडियो होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज बस देख लेते हैं कि चैप्टर 7 ट्रायंगल में क्या क्या बातें होने वाली है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज आपको पता है, 3 भुजाओं से बंद और घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको लिख रखा है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पर भुजाएं 3 हैं। भुजा कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन है? ए बी है, बी सी है और सी ए है। एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो 3 भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में आपने देखा। त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। वह कोण क्या क्या है उनके बारे में? कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। ये तो बात हो गई त्रिभुज की, जो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। त्रिभुज में जो प्रकार होते हैं, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कोणों के आधार पे, एक कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार होते हैं और एक भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पे। तो कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं? इसमें टोटल 3 पाए जाते हैं, 1, 2, 3। और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? इसमें भी आपको 3 ही पाए जाते हैं, 1, 2, 3। उनके नाम के बारे में बात करें तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हो गया कोण के बारे में। अब भुजाओं के आधार पे क्या क्या होता है? पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इनके बारे में मैं पूरा डायरेक्ट विवरण नहीं दूंगा, बस मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कोणों का योगफल होता है त्रिभुज में 180 अंश होता है, वो आपको पता है। ये तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, मतलब 0 और 90 अंश के बीच के होने चाहिए। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ये तीनों कोणों में एक कोण अगर 90 अंश है तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि तीनों कोणों में अगर एक कोण 190 अंश और 180 अंश के बीच का होता है तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों भुजाएं हैं ये तीनों आपस में बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि अगर इन तीनों भुजाओं में केवल 2 भुजा अगर बराबर है तो आपका समबाहु होगा। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि अगर तीनों भुजाओं में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो वो आपकी विषम बाहु त्रिभुज होंगी। तो आपने देखा क्या कि त्रिभुज के बारे में कि 3 भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं 3 कोण होती हैं। त्रिभुज का फिगर है ये। यहाँ पर 3 भुजाओं के बारे में बताया गया, 3 कोण के बारे में। त्रिभुज के प्रकार 2 तरह के होते हैं, एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोणों में सभी के सभी कोण 90 अंश और 0 अंश के बीच के होने चाहिए। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का होना चाहिए। भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान माप की होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज होता है। ये आपने त्रिभुज के बारे में देखा। अब इसमें चर्चा क्या होने वाली है, मेन चीज़ उस पर फोकस करते हैं। इसमें आपको त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में आपको पढ़ना है।
यही पॉइंट। अगर आप यही 10th में चले जाओगे तो 10th में आपको मिलेगा त्रिभुज की समरूपता यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ना पड़ेगा। अब त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, तो सबसे पहले ये जो सर्वांग क्षमता है ना, इसका एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या होता है, ये बराबर लिख के और ऊपर ऐसे तिरछा खींच देते हैं, यही आपका चिन्ह हो गया सर्वांग क्षमता का। सर्वांग क्षमता, वो भी त्रिभुज की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ऐसे हमने दो त्रिभुज बना रखा है और दो त्रिभुज को अगर आपको क्या करना है, सर्वांगक्षम करना है, तो उसी के बारे में बस पढ़ना है। यहाँ पर कुछ सर्वांग क्षमता कसौटियाँ हैं जिनको मैं प्रमेय के माध्यम से डिराइव करके आपको सारा समझाऊंगा। कसौटियों के बारे में आपको पढ़ना है, त्रिभुज की कितनी कसौटियां हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, उन्हीं का प्रयोग करना है सीधे सीधे, और कुछ प्रमेय और हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में चर्चा होगी। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है कि जो भी आकृति है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। सर्वांग क्षमता का मतलब ये हो गया कि आकृति जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और माप जो होना चाहिए आकृति का वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी आकृति और माप अगर समान है तो हम कह पाएंगे कि वह सर्वांगसम होंगे। माप का मतलब है कि डायरेक्टली भुजा ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, और डायरेक्टली कोण भी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तभी जाके आप कह पाएंगे कि दोनों का जब माप समान है और दोनों की आकृति समान है तो इसका मतलब दोनों जो आकृति हैं वो आपके सर्वांगसम होंगे। इसी के बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा था। इस इंट्रोडक्शन में कुछ विशेष था नहीं, ये सब आपको पता था, लेकिन फिर भी आपको यह जानना बहुत ज़रूरी था। अब कल के लेक्चर में मैं आपको प्रमेय शुरू कर दूंगा, फिर एक दिन में पूरा प्रमेय हो जाएगा, फिर हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे जल्दी से, ये आपका त्रिभुज भी समाप्त हो जाएगा। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।